अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड साल्ट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज साल्ट्स। साल्ट्स को हम डिटेल और डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे साल्ट्स बनता कैसे है, फिर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कैसे एसिड और बेस को एक दूसरे में जब ऐड किया जाता है तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कुछ साल्ट्स के यूजेस की, और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ मेकिंग साल्ट्स। जी, सबसे पहले साल्ट की बात कर लेते हैं। साल्ट क्या होता है, कि साल्ट बनता कैसे है। देखो, आपकी जस्ट टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जो एसिड होता है उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। एसिड के पास एसिड कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, मीन्स के अगर एसिड के हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के साथ रिप्लेस किया जाए, ठीक है, किसी एसिड के मेटल को हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, किसी एसिड के हाइड्रोजन एटम को अगर किसी मेटल से रिप्लेस किया जाए, ठीक है, तो उससे जो रिजल्टेंट चीज़ बनती है दैट इज सॉल्ट। मेरी बात समझ गए? अब इस पे एग्जांपल करते हैं, फिर आपको बात और क्लियर हो जाएगी। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ HCl। अब देखो, इस HCl के अंदर जो H है इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या है, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इस H की बात कर रहा है कि एसिड के पास होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, और ये किससे रिप्लेस होता है? मेटल से। मेटल कौन कौन से हैं आपने पढ़ रखे हैं? ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, ग्रुप 3 के मेटल्स हैं, 1 के 2 के। आपके कोर्स में फेमस मेटल्स कौन कौन से हैं? जैसा कि आपके सामने सोडियम है, ठीक है, जैसा कि आपके सामने पोटेशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। मैग्नीशियम है, ये मेटल्स हैं। क्लियर? इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास ऐसे आपके सामने अच्छे मेटल्स होते हैं, गुड मेटल होते हैं, और गुड मेटल के तौर पे ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट जाने जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ, इसके हाइड्रोजन एटम के साथ अगर आप किसी भी मेटल को रिप्लेस कर दें, एसिड के पास होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, उसने पहले बोल दिया है, यानी एसिड का हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस कर सकते हो। तो एसिड के पास होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, वो आप रिप्लेस करेंगे किसी भी मेटल से। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इस हाथ पे ले लेता हूँ NaCl। अब क्या है कि अगर मैं देखूं इस सोडियम को उठा के इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दूं, सोडियम एक मेटल है जो कि अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ठीक। इस सोडियम को उठा के यहाँ इस H के साथ रिप्लेस कर दो तो रिजल्टेंट चीज क्या बनेगी? फिर से NaCl बन जाएगा। NaCl क्या है? ये आपका टेबल सॉल्ट है जो आप यूज करते हैं घरों में। लेकिन तरीकाकार क्या है कि आपने किसी भी एसिड को का जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है वो किसी मेटल से रिप्लेस करना है। एसिड आपको अपने साथ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम देगा जिसको आप किसी मेटल से रिप्लेस करेंगे, तो जो रिजल्टेंट चीज बनेगी वो क्या होगी? हमेशा सॉल्ट। समझ गए? अच्छा, इसी तरह उसने क्या कहा कि ये है आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये वाला रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। सेकंड, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? मेटल्स एटम हैज रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। ये वो मेटल एटम है जो कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकता है। मेटल एटम हैज रिप्लेस्ड, यानी ऐसा मेटल जिसने एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है, इज रिप्लेस हाइड्रोजन एटम, ठीक। अब अगर मैं सपोज किया इसको पार्ट को लिखूं तो इसके दो पार्ट्स हैं NaCl के, जो कि साल्ट बन चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट है Na
Cl। ठीक, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये वो मेटल है जिसने इस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ये उधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा। यानी जो नहीं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ी इसलिए हो रही हो कि दोनों Cl है, सेम है। अगर यहाँ कोई और होता तो सिंपल क्या होना था, सोडियम नोट के H को रिप्लेस कर देना था, तो जो नई चीज बनी थी वो सॉल्ट बन जाता। दैट्स इट। सर मतलब अगर ये चेंज हो भी जाएंगे तब भी सेम रहेगा, ये उधर जा रहा है Cl बन जाएगा, उधर आ जाए Cl बन जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सेम। अभी इसलिए आपको लग रहा है कि Cl है, इसके साथ सेकंड पार्ट एसिड का सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ जो एसिड है वो HCl है। अगर कोई और मेटल लेता, कोई और आपके पास एसिड होता तो ये चेंज होता। आगे अभी बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक ये इतना जान लें कि एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, वो किसको, मेटल को रिप्लेस करता है अपने साथ, किसी मेटल को। ठीक है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के मेटल को भी रिप्लेस करता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखो तो आपके सामने जो NaCl है तो क्या बता रहा है? फर्स्ट पार्ट इसका बताता होता है द नेम ऑफ मेटल एंड the name of metal ion। ये कौन सा मेटल यूज हुआ है? सेकंड पार्ट क्या बताता है? कौन सा पॉसिबल एसिड यूज हुआ है? द नेम ऑफ एसिड। जबकि यार जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो इसमें जो Cl है, Cl सेकंड पार्ट बताता है कि कौन सा एसिड यहाँ यूज हुआ है, कौन सा एसिड है। ठीक है, तो इसलिए उसने लिख रखा है द पार्ट शोइंग which acid was used। तो ये जो सेकंड पार्ट है Cl वाला, ये क्या शो करता है? पार्ट शोइंग which acid was used। जैसा कि यहाँ पे Cl है तो ये Cl आपको बता रहा है कि ये वाला एसिड यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस वाले एसिड के हाइड्रोजन एटम को इस सोडियम एटम ने रिप्लेस किया। ठीक, सेकंड पार्ट आपका एसिड बताता है, फर्स्ट पार्ट आपका नेम ऑफ मेटल बताता है, आयंस जिससे रिप्लेस होते हैं। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसको आप कहते हो HCl। फर्स्ट में आपके सामने HCl है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आपके पास साल्ट नेम लिखा हुआ है दैट इज क्लोराइड। साल्ट नेम जो लिखा हुआ है दैट इज क्लोराइड। ये जो है एसिड के लिए है, ये साल्ट नेम है और ये साथ इसकी एग्जांपल्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। साल्ट नेम में आपके पास क्लोराइड है। ठीक है, पॉसिबली इस हाइड्रोजन एटम को कौन कौन से मेटल रिप्लेस करेंगे? सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इस हाइड्रोजन एटम। इसको जब सोडियम ने रिप्लेस किया तो NaCl, KCl और नेक्स्ट है आपके पास CaCl। ये तीनों आपके पास साल्ट बने। सिंपल क्या हुआ है, HCl के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था, इस H को किसने रिप्लेस किया? सोडियम ने, तो NaCl बन गया। और जब इसको पोटेशियम ने इस H को रिप्लेस किया तो KCl बन गया। और जब इसको कैल्शियम ने रिप्लेस किया तो CaCl2 बन गया। कैल्शियम के साथ आपने CaCl2 क्यों लिया? क्योंकि कैल्शियम को एक क्लोरीन एटम नहीं चाहिए। कैल्शियम को देखें अगर तो आप 2 8 8 2। और इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन को देखें 2 8 7। यहाँ इसको देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ इसको लेने के लिए 1 चाहिए। तो मुझे अगर कैल्शियम के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है तो क्लोरीन के 2 एटम कैल्शियम के साथ लिंक करने पड़ेंगे, 1 एटम नहीं। समझ गए? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा लिंक कर दिया, CaCl2 कर दिया 2 8 7, एक इसको दिया और एक इस अगले वाले को दिया, फिनिश 2 8 8 2 8 8 CaCl2 बन गया। समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब ये देखो है वही रूल, एसिड के पास है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये रहा हाइड्रोजन एटम, इसको इन्होंने रिप्लेस किया, सोडियम ने, पोटेशियम ने, कैल्शियम ने, बदले में क्या बना? साल्ट।
सर एक सब के साथ रिप्लेस हुआ जी, H सब के साथ रिप्लेस हुआ है, H ही रिप्लेस होगा तभी साल्ट बनना है, कोई और रिप्लेस नहीं होगा। फिर सेकंड एग्जांपल है नाइट्रिक। नाइट्रिक के नाम से एग्जांपल है। नाइट्रिक में कौन है? नाइट्रिक में आ जाता है HNO3। साल्ट में क्या होता है, मैंने बताया था ना, फर्स्ट नेम इसका क्या है, जो सेकंड नेम है नाइट्रेट, इसको कहते हैं नाइट्रेट, NO3। जैसे यहाँ साल्ट नेम है क्लोराइड, ऐसे साल्ट नेम हो गया नाइट्रेट NO3 -2, ये साल्ट नेम है। अब पॉसिबली यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब इस हाइड्रोजन में किसके साथ रिप्लेस होना है? मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ। तो रिप्लेस किया हुआ बिल्कुल किसके साथ? NaNO3। फिर आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट डाइऑक्साइड बना NO3 ऑलवेज। वही हुआ, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन इस मेटल से इस मेटल से इस मेटल से रिप्लेस हो गए और क्या बन गए? सॉल्ट। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। लास्ट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ये तीनों एसिड हैं, H2SO4 ले लें आप। साल्ट नेम क्या होगा? सल्फेट, ये वाला। मैं हमेशा सेकंड नेम ही साल्ट नेम क्यों ले रहा हूँ? ये रहा, ये तो मेटल आइंस है, ये नहीं है तो जो पहला हाइड्रोजन के साथ देखा है तो सबका रिप्लेसेबल है, इससे तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा साल्ट नेम फिर क्या होगा? सेकंड वाला, सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड। समझ गए? फिर से सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड, ये मेरे साल्ट नेम। ठीक, एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इस H को रिप्लेस कर दो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ। ठीक, सोडियम के साथ होगा तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम होगा पोटेशियम सल्फेट, और कैल्शियम के साथ होगा तो कैल्शियम सल्फेट। सिंपल, ठीक है। वो देखिए ये चीज बनी हुई है इसके अंदर, Na2SO4, K2SO4, और इसी तरीके से लास्ट में है आपके पास कैल्शियम सल्फेट। ठीक है जनाब, मैं आपको एक और यहाँ पे ट्रिक बताऊं। यहाँ सोडियम के दो एटम क्यों है, पोटेशियम के दो एटम क्यों है? क्योंकि सल्फर को जो है ना वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है यहाँ पे, और पोटेशियम वंस अगेन जो सोडियम और पोटेशियम है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। ठीक है, तो ये जो दो एटम है सोडियम के, ये सल्फर को स्टेबलाइज करेंगे। आप पोटेशियम के दो एटम देखें, यहाँ जब कैल्शियम आया जिसके पास ऑलरेडी 2 का स्ट्रक्चर है, यानी जब दो थे एक ही एटम यूटिलाइज हुए। ठीक है, तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है वो जाहिर सी बात है उसके दो एटम यूटिलाइज होंगे। समझ गए? क्योंकि पोटेशियम और जो सोडियम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जबकि कैल्शियम एक साथ दो इलेक्ट्रॉन देता है। 282 का स्ट्रक्चर, समझ गए? खैर इसे नेक्स्ट अब हमारा इसके अंदर ही कई चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अभी इसी के अंदर एक टॉपिक है जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो फिजिक्स में हम न्यूट्रल वर्ड का यूज करते हैं जब प्लस चार्ज माइनस को इक्वल प्लस चार्ज इक्वल माइनस चार्ज के साथ ऐड हो जाते हैं, तो नेट चार्ज क्या आता है? 0। जितने प्लस उतने माइनस, नेट चार्ज 0। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कहता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब रिएक्ट के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है बदले में सॉल्ट,
प्लस वाटर, इसका जनरल फार्मूला है। अब इस पे रिएक्शन जरा अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके लिए रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे आपके पास रिएक्शन लिखा गया है HCl, एसिड के तौर पे HCl ले लिया, बेस के तौर पे NaOH ले लिया। बिफोर दिस के मैं इसका रिजल्ट लिखूं, अब क्या करना है, ये रहा एसिड, तो एसिड क्या कंटेन करता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ये एसिड है, इसके पास ये रहा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। किससे रिप्लेस करूं, जरा साथ वाले में देखो, मेटल है क्या, बिल्कुल है, ये रहा सोडियम, बात समझ रहे हो, ये रहा सोडियम, ये उठा के इसे रिप्लेस कर दो, इसको इधर ले जाओ, हाइड्रोजन को इधर ले आओ। जब तुम इसको उठा के एक्सचेंज किया, रिप्लेस किया आपस में, तो ये बन गया NaCl। देखो साल्ट की जगह पे अपने आप साल्ट बन गया। फिर वाटर बनना है, तो अंडरस्टूड सी बात है, स्टार्ट से पढ़ते रहे हो, H प्लस OH से तो बनता है सिंपल क्या, वाटर, H2O। ठीक, H जब OH में ऐड होता है तो सिंपल वाटर बनता है, H2। ठीक, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। एन एसिड कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, इसी तरह बेस कंटेन रिप्लेसेबल मेटल। बेस का मेटल रिप्लेस होता है एसिड के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम से। सोडियम को उठा के एक्सचेंज कर दो हाइड्रोजन से, रिजल्ट में जो चीज बनी जाएगी सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड एग्जांपल है इसके लिए। सेकेंड एग्जांपल ये है कि यहाँ पे H प्लस है, ये एसिड है, ये आपके पास OH माइनस है, ये बेस है। इसी तरह अगर आप H प्लस को OH माइनस में ऐड करें, यानी ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बनता है वाटर। और याद रखिएगा, जो इस रिएक्शन से वाटर बनता है वो सॉल्टेड वाटर होता है, यानी इस पानी के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। जब ये H2 बन जाता है तो ये सॉल्टेड टाइप पानी बनता है, यानी सॉल्ट प्लस वाटर की बात वही पूरी हो जाती है। एसिड बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि पानी सॉल्टेड वाटर। समझ गए बिल्कुल? अच्छा, अब मजीद आपके टेक्स्ट बुक में एक दो और रिएक्शन गिवन है, वो देख लेते हैं। H2CO3 प्लस NaOH, इसी से रिलेटेड H2CO3 प्लस NaOH। अब देखो, once again an acid contain replaceable hydrogen atom, once again this base have a metal जो कि रिप्लेस होने जा रहा है इस H2 के साथ। अब सोडियम के पास अल्कली मेटल है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर सोडियम को उठा के यहाँ अटैच करना, तो सोडियम के कितने एटम अटैच करने होंगे, एक या दो? डेफिनेटली दो एटम अटैच करने होंगे ना। अगर यहाँ कैल्शियम होता जिसके पास 2 का स्ट्रक्चर है, तो मैं एक सिंगल एटम लगाता है कैल्शियम का यहाँ, लेकिन यहाँ तो सोडियम है, तो सोडियम उठ के दो सोडियम मेटल इसको रिप्लेस, दो हाइड्रोजन एटम है तो एक हाइड्रोजन एटम को एक सोडियम, दूसरे को दूसरा सोडियम, तो 2 हाइड्रोजन एटम नीडेड देयर, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है आपके साथ। तो मैं इसको लिखूंगा Na2CO3। ठीक है, प्लस H2 प्लस OH, ये आ जाएगा H2। समझ गए मेरी बात? Na2CO3 में ऐड हुआ, इसको इसने रिप्लेस किया तो बन गया Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम हमारे पास बिल्कुल पूरे हो गए। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे आपके सामने 1 है, तो 3 + 1 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी 3 + 1 4 ऑक्सीजन एटम है। इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। यहाँ आपके सामने 2 सोडियम मेटल हैं, सिंपल एक चीज यहाँ पे आएगी, और क्या है कि यहाँ स्टार्ट में आप 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। कैसे बोला, ये 2 अगर मैं ना लगाऊं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होनी। कैसे बोला, यहाँ एक सोडियम एटम होता है, यहाँ कितने होते हैं, 2, तो लेफ्ट और राइट पे एटम बैलेंस होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम। मैंने यहाँ 2 लगा दिए, आप देखें आपकी इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है। 2 ये Na2 यहाँ आ गया, इसी तरीके से 2 3
यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अब क्या हो गया, ये 3 + 2 5, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ जाए। क्वेश्चन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपकी बैलेंस है, लेफ्ट राइट पे नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ, चेंज हो रहे हुए, तो आप उसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट आते हैं। इसी के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ठीक है। इसी साल्ट के अंदर ही आ जाए नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट कैसा साल्ट होता है जो आप घरों में यूज करते हो? यस, उसको नॉर्मल साल्ट कहते हैं। नॉर्मल साल्ट ऐसा होता है जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, जिसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दें। क्या कर दें? कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दें। तो जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जो उसके रिजल्टेंट सॉल्ट बनता है वो हमेशा एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। निशानी के तौर पे, अगर ट्रिक के तौर पे आपने सुनना है तो ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि आप आइडेंटिफाई करें कि नॉर्मल सॉल्ट बताएं, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होता है, आपसे 3, 4, 5 सॉल्ट के नाम दिए हुए, आपको कंपाउंड दिए हुए ऐसे, और आपको इसमें चूज करना है। तो जिसमें ना हाइड्रोजन होगा ना उस पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा, वो होगा नॉर्मल सॉल्ट। जिसमें ना हाइड्रोजन होगा ना हाइड्रोक्साइड होगा, वो होगा नॉर्मल सॉल्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ना H नजर आना चाहिए ना OH नजर आना चाहिए, क्योंकि H+ ने तमाम OH आयंस को या तमाम OH आयंस ने H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सिंपल सॉल्ट नजर आना चाहिए। अब सिंपल नॉर्मल सॉल्ट जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे Na2CO3 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो बनते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड। इसमें आपका आ जाता है Na2CO3, ठीक है। और इसी तरह नॉर्मल सॉल्ट के और एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, Na2SO4, ये भी आपका नॉर्मल सॉल्ट है, ना इसमें H है ना इसमें OH है। इसी तरीके से K2CO3, ओके। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसकी? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH। नेक्स्ट है आपके साथ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बड़ी आसान निशानी है इसकी, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन जब होती है हाइड्रोजन आयंस की, तो हम कहते हैं कि ये है आपके सामने एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? अ सॉल्ट कंटेनिंग अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, या फिर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से बने, या फिर ऐसा सॉल्ट जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, वो होता है नॉर्मल एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ऐसा सॉल्ट जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, वो सॉल्ट क्या कहलाता है? तो आपके सामने एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। जैसा कि इसके कई एग्जांपल दी जा सकती हैं आपको। एसिड वो तमाम सॉल्ट जो सॉल्ट भी बन चुके हों और उसके अंदर हाइड्रोजन एटम अभी भी मौजूद हो, सॉल्ट भी हो और हाइड्रोजन एटम अभी भी मौजूद हो, वो आपके पास होंगे एक एसिडिक सॉल्ट। NaHCO3 ये भी नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है NaHCO3, ये नॉर्मल सॉल्ट है। सेकेंड में NaH2PO4, NaH2PO4,
देख सकते हैं तमाम के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम मौजूद है, सॉल्ट भी है और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम भी है। तो ऐसे सॉल्ट कहलाते हैं एसिडिक सॉल्ट, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम भी हैं और सॉल्ट भी है, एसिडिक सॉल्ट। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट कैसा होता है? लास्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस, OH हाइड्रोक्साइड आयन, जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन हो वो आपके पास होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, रिप्लेसेबल OH एटम हो उसके पास, वो आपके पास होता है बेसिक सॉल्ट। जैसा कि इसकी आपके सामने एग्जांपल में लिख दूँ, ZnOHCl, ये देख सकते हो आप, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थे, और नॉर्मल जो सॉल्ट है उसके पास ना तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है ना रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम। तो जिसके पास ना रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम हो ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, कहीं आपको नजर आ रहा है? नहीं ना, वो नॉर्मल सॉल्ट होता है। जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो आपके पास एसिडिक सॉल्ट, जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम हो वो होता है बेसिक सॉल्ट। समझ गए? तो सॉल्ट भी हो और उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम भी मौजूद हो। सेल्फ असेसमेंट पे आ जाए और जल्दी जल्दी मुझे बता दें कि इसमें नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट कौन सा है। अगर मैं पहला चूज़ करूँ तो पहले मैं आपके नज़र आ रहा है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम NaHSO4, मैंने ऐसे एग्जांपल में भी इसको लिख रखा है। ठीक है, इसी तरीके से Na2SO4, ना इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है ना इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम है, नॉर्मल। थर्ड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नजर आ गया एसिडिक सॉल्ट। फोर्थ में ना तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्साइड, तो फिर ये भी नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, लास्ट पे आ जाता है मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स। ये 4 से 5 मेथड्स हैं, सेम रूल से बनाए गए हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखो तो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, देखो ये वाला मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट में ये वाला पहला रिएक्शन है। हर एक अगर आप सॉल्ट बनने का तरीका देखो तो एक मेटल उठ के एसिड के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को एक्सचेंज करेगा अपने साथ, मेटल उठ के एसिड के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को एक्सचेंज करेगा। तो 5 के 5 मेथड में इस मेटल ने उठ के इसको एक्सचेंज किया है, बनने में सॉल्ट बना है प्लस वाटर बना, कॉमन फॉर्मूला है। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये था सॉल्ट्स और उसकी कंप्लीट डेप्थ। थैंक यू।